नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि औषध तथा उनका वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, जिसके बाद हम देखेंगे कि औषध लक्ष्य अन्योन्य क्रिया क्या होती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि औषध तथा उनका वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। दोस्तों, रसायन के सिद्धांतों का उपयोग मानव जाति के हितों के लिए किया गया है। रसायन आवश्यक रूप से मानवता की बेहतरी के लिए पदार्थों का अध्ययन एवं नए पदार्थों के विकास का अध्ययन है। दोस्तों, रसायन विज्ञान ने हमारे जीवन को इतना अधिक प्रभावित किया है कि हमें ये अनुभूति तक नहीं होती है कि हम स्वयं खूबसूरत रासायनिक कृति हैं और हमारी सभी गतिविधियों का संचालन रसायनों द्वारा होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान के 3 महत्वपूर्ण उपयोगों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हैं औषध, खाद्य पदार्थ तथा परिमार्जक। सबसे पहले हम देखते हैं कि औषध तथा उनका वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। दोस्तों, कम अणुभार वाले वे रासायनिक पदार्थ जो वृहद आणविक लक्ष्यों से क्रिया करके जैव प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। तो जब ये जैव प्रतिक्रिया चिकित्सीय और लाभदायक होती है तो इन रसायनों को औषध कहा जाता है। दोस्तों, औषध साधारणतः जैव वृहद अणुओं के साथ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड तथा न्यूक्लिक अम्लों से अन्योन्य क्रिया करते हैं। इन जैव अणुओं को औषध लक्ष्य कहा जाता है। दोस्तों, औषधियों को डॉक्टर परामर्श के बिना नहीं लेना चाहिए, क्योंकि औषधियां अनेक लक्ष्य अणुओं से क्रिया करके विषैला प्रभाव उत्पन्न कर देती हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि औषध का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। दोस्तों, औषध का वर्गीकरण 4 मापदंडों के अनुसार किया जा सकता है, जिसमें पहला है भेषज गुण विज्ञानीय प्रभाव के आधार पर, दूसरा है औषध के प्रभाव के आधार पर, तीसरा है रासायनिक संरचना के आधार पर तथा चौथा है लक्ष्य अणुओं के आधार पर। सबसे पहले हम देखते हैं कि भेषज गुण विज्ञानीय प्रभाव के आधार पर औषध का वर्गीकरण क्या होता है। दोस्तों, ये प्रभाव भेषज गुण विज्ञानीय प्रभाव पर आधारित होता है। ये चिकित्सा के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि उन्हें किसी विशेष उपचार के लिए उपलब्ध पूरी औषध श्रेणी देता है। उदाहरण के तौर पर पीड़ा हारियों का पीड़ानाशक असर होता है, प्रतिरोधी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं तथा उनकी वृद्धि को रोकते हैं। अगला है औषध के आधार पर। यह किसी विशेष जैव रासायनिक प्रक्रम पर औषध के प्रभाव पर आधारित होता है। उदाहरण के तौर पर हिस्टामिन यौगिक, जो कि शरीर में शोथ उत्पन्न करता है, उसके प्रभाव को सभी प्रतिहिस्टामिन कम कर देते हैं। तीसरा है रासायनिक संरचना के आधार पर। दोस्तों, ये औषध की रासायनिक संरचना पर आधारित होता है। इस प्रकार से वर्गीकृत औषध समान संरचनात्मक विशेषताओं की भागीदारी होती है और प्रायः इनमें समान भेषज गुण विज्ञानीय क्रियाशीलता होती है। उदाहरण के तौर पर सल्फोनेमाइडों द्वारा प्रदर्शित समान संरचनात्मक विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला है लक्ष्य अणुओं पर आधारित। औषध साधारणतः जैव अणुओं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्लों से अन्योन्य क्रिया करते हैं, जिन्हें हम लक्ष्य अणु और औषध लक्ष्य कहते हैं। समान संरचनात्मक विशेषताओं वाली औषधों की लक्ष्यों पर क्रियाविधि समान हो सकती है। लक्ष्य अणुओं पर आधारित वर्गीकरण औषध रसायनों के लिए सबसे अधिक उपयोगी होता है। चलिए दोस्तों,
अब हम देखते हैं कि औषध लक्ष्य अन्योन्य क्रिया क्या होती है। दोस्तों, जैविक बृहद अणु शरीर में विभिन्न कार्य करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैव उत्प्रेरक का काम करने वाले प्रोटीन को हम एंजाइम कहते हैं। जो प्रोटीन शरीर की संचार व्यवस्था में निर्णायक होते हैं, उन्हें ग्राही कहा जाता है। दोस्तों, वाहक प्रोटीन ध्रुवीय अणुओं को कोशिका कला के आर पार ले जाते हैं। न्यूक्लिक अम्लों में कोशिका की सांकेतिक आनुवंशिक जानकारी होती है। लिपिड और कार्बोहाइड्रेट कोशिका कला की संरचना का हिस्सा होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि एंजाइम का उत्प्रेरक के रूप में कार्य किस प्रकार से होता है। दोस्तों, एंजाइम का पहला कार्य क्रियाधार को रासायनिक अभिक्रिया के लिए थामे रखना होता है। एंजाइम की सक्रिय सतह क्रियाधार अणु को उपयोग स्थिति में थामे रखती है, जिससे इस पर अभिक्रियक द्वारा प्रभावकारी आक्रमण हो सके। क्रियाधार एंजाइम की सक्रिय सतह पर विभिन्न प्रकार की अन्योन्य क्रियाओं द्वारा बनते हैं, जैसे कि आयनिका बंध, हाइड्रोजन आबंध, वॉन डेर वाल्स अन्योन्य क्रिया, द्विध्रुव बल इत्यादि, जो कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। दोस्तों, एंजाइम का दूसरा कार्य क्रियाधार पर आक्रमण करके रासायनिक अभिक्रियाओं को करने के लिए प्रकार्यात्मक समूह उपलब्ध करवाना होता है, जो क्रियाधार पर आक्रमण करके रासायनिक अभिक्रिया करता है। अगला है औषध एंजाइम अन्योन्य क्रिया। दोस्तों, ऐसे एंजाइम जो उत्प्रेरक कार्य में अवरोध उत्पन्न करते हैं, उन्हें औषधों का एंजाइम संमक कहा जाता है। दोस्तों, ये एंजाइम दो प्रकार से अवरोध उत्पन्न करती हैं, जिसमें पहला है औषध एंजाइम की सक्रिय सतह पर संयोजन के लिए वास्तविक क्रियाधार से स्पर्धा करती हैं। ऐसी औषधों को स्पर्धी संमक कहा जाता है। दूसरा है कुछ औषध एंजाइम की सक्रिय सतह पर संयोजन नहीं करते हैं। ये एंजाइम की विभिन्न सतह पर संयोजन करती हैं, जिन्हें हम एलोस्टेरिक सतह कहते हैं। इस प्रकार संमक के लिए एलोस्टेरिक सतह पर संयोजन से सक्रिय सतह की आकृति कुछ इस प्रकार में परिवर्तित हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ग्राही क्या होती है। दोस्तों, ग्राही शरीर की संचार व्यवस्था के निर्णायक प्रोटीन होते हैं। इसमें अधिकतर कोशिका कला में स्थित होते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। दोस्तों, ग्राही प्रोटीन कोशिका कला में इस प्रकार स्थित होती हैं कि उनका छोटा सा सक्रिय सतह वाला भाग कोशिका कला के बाहरी क्षेत्र में खुलता है, जो कि आप इस चित्र में देख सकते। दोस्तों, शरीर में दो तंत्र कोशिकाओं और तंत्र कोशिकाओं एवं पेशी के मध्य संदेश का संचार कुछ रसायनों द्वारा होता है, जिन्हें हम रासायनिक संदेश वाहक कहते हैं। दोस्तों, ग्राही प्रोटीन की बंधनी सतह पर ग्रहण किए जाते हैं। इससे संदेश कोशिका में पहुंच जाता है। इस प्रकार रासायनिक संदेश वाहक बिना कोशिका में प्रवेश किए संदेश को कोशिका के भीतर पहुंचा देते हैं। दोस्तों, जो औषध ग्राही सतह पर आबंधित होकर इसके प्राकृतिक कार्य में अवरोध उत्पन्न करती हैं, उन्हें हम विरोधी कहते हैं। ये संदेश अवरुद्ध करने के लिए लाभकारी होती है। दूसरी प्रकार की औषध वह होती है जो प्राकृत संदेशवाहक की नकल करके ग्राही को सक्रिय कर देती है। इन्हें हम एगोनिस्ट कहते हैं। ये प्राकृत रासायनिक संदेशवाहक की कमी होने पर लाभदायक होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने औषध का परिचय तथा उसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ा, जिसके बाद हमने औषध लक्ष्य अन्योन्य क्रिया के बारे में पढ़ा। दोस्तों, अगली वीडियो में हम वर्गों की औषधों के चिकित्सीय प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे।
जिसके बाद हम प्रति सूक्ष्म जैविक के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।